मैं यहाँ आप सुनो मेरी बात, आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आता हूँ ना, तो बहुत बार मैं सोचता हूँ, और शुरू शुरू तो मैं बहुत ज्यादा फर्स्ट्रेटेड था, आपको पता है ना। वो 1,000 बच्चों की क्लास छोड़ गए, वहां लाइन लगी हुई है और वेट कर रहे हैं वो, या बाकी कोई और तो पढ़ाने लग गया, उनको पढ़ाते ही होंगे। मैंने कहा उनको छोड़ के मैं यहाँ पे आया। फिर मैंने सोचा मैं कितना खुश नसीब हूँ कि अपने घर के पास ही पढ़ा रहा हूँ, साथ में मेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये बाहर तक लोग दुबई तक देखते होंगे, साथ में आप सबका एक अपनी वो अटैचमेंट हो गया। कितने कैसे कैसे लोग हैं, कोई चाय लेके आता है, कोई है ना, सब मेरे कल भी लेके आए थे ना, हाँ मेरे जो नजदीक है, हम साथ क्रिकेट खेला करते थे, भूमिका के पापा और हम, तो वो मिल गई, है ना। क्या क्या होता है, आप सोचो कितनी अच्छी बात है, पॉजिटिव है। साथ में मेरी बुक्स भी चल रही हैं, और तो मैं उसको मजा आ गया। साथ में नौकरी चल रही है, ये कितनी बड़ी बात, जॉब चल रहा है ना। तो फिर मैं कहा ओके। अब आप सोचो, आप बोले साहब आपकी जगह हम होते तो नौकरी मिली हुई आपको तो, लेकिन मैं जो नौकरी मिला हुआ है फिर भी फर्स्टेड था, कोचिंग चल रही है, बुक्स चल रही है, फिर भी फर्स्टेड था। तो ये सोचने का नजरिया ही था, जैसे मैंने बदला नजरिया, ओके अब ठीक है। तो ये आपका नजरिया ही है बस, और कुछ नहीं है। जैसे भी हो एकदम खुश, क्योंकि जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वो जिंदगी नहीं है जो आपके पास है। पता है कितने लोगों को बीमारियां हैं, क्या क्या हालत है, घर की ऐसी स्थितियां हैं, बहुत परेशानियां हैं। तो जो भी कोई जैसा कोई डिवोर्स है तो वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं तो तलाकशुदा हूं। अरे तुम कितने खुश हो, कितनी खुश नसीब हो, तुम तलाकशुदा हो, कोई बंधन नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुमने देख भी लिया वो झमेला भी क्या था, है ना। अब तुम्हारे सामने बियॉन्ड द लाइफ, तुम कुछ भी कर सकती हो, फ्री हो, करो। तो जैसी भी हमारी स्थिति है वो हमारे लिए बेस्ट है, और उसको एंजॉय करना है बस। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि मेहनत करनी छोड़ देनी है, मेहनत तो करनी है। अब सुनीता कैसे पढ़ती है, कमाल है ना, तो सब बढ़िया है। ओके, क्या था, हाँ 3 बातें बाकी हैं छोटी छोटी, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। ओके, तो एक तो सबसे पहले लिखो आप, हेडिंग डालिए, अधिगम सोपानिकी। देखो नाम बदल जाते हैं कई बार, एक नाम है अधिगम सोपानिकी। हेडिंग डालिए, अधिगम सोपानिकी। इंग्लिश में हायरार्किक या हायरार्की एक ही बात है, हायरार्किकल एक ही बात है, हायरार्किक हायरार्किक दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है इसके, लर्निंग। और ये देने वाले हैं रॉबर्ट एम गेने, रॉबर्ट एम गेने, रॉबर्ट एम गेने, गेने। कई बार इनको हम गेगने भी पढ़ते हैं, एक्चुअली इनका नाम है GAZNE, गेगने। रॉबर्ट एम गेने, रॉबर्ट एम गेने। इनकी 2 चीजें बड़ी मशहूर हैं। एक तो उन्होंने जो 8 टाइप्स दिए हैं, वो एक 5 आउटकम्स दिए हैं, लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल भी 5 बताए हैं। उससे पहले इनकी एक बुक बहुत प्रसिद्ध है, अभी ये DLED की एग्जाम थी, पता है ना आपको, थोड़े दिन पहले मेरे स्कूल में भी सेंटर था, उसमें इनकी बुक का नाम पूछा था। बोलिए क्या नाम है, एनीबडी? रॉबर्ट गेने की बहुत प्रसिद्ध किताब है, 1965 में आई थी, बताओ। कंडीशंस ऑफ लर्निंग, क्या नाम है बुक का? कंडीशंस ऑफ लर्निंग, लिख लो, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कंडीशंस ऑफ लर्निंग 1965 पहला एडिशन, बुक कंडीशंस ऑफ लर्निंग। चलिए, लिखा सबने? ओके, लिखो रॉबर्ट एम गेने, नीचे लिखें रॉबर्ट एम गेने, रॉबर्ट एम गेने द्वारा, रॉबर्ट एम गेने द्वारा अधिगम का
एक पदानुक्रमिक अधिगम का एक पदानुक्रमिक हायरार्किकल मॉडल प्रस्तुत किया गया है रॉबर्ट एम गेने द्वारा। अधिगम का एक पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया गया है जो अधिगम सोपानिकी, ये सारे नाम हैं, अधिगम सोपानिकी, सोपानिकी समझते हो ना, सोपान, अधिगम सोपानिकी ओब्लिक अधिगम श्रेणी क्रम, ये जाएगा क्या, अधिगम श्रेणी क्रम ओब्लिक सीखने के चरण, स्टेप्स ऑफ लर्निंग, सीखने के चरण ओब्लिक सीखने के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। संदीप जी ये जाएगा, ओब्लिक रॉबर्ट एम गेने ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जो अधिगम सोपानिकी, अधिगम श्रेणी क्रम, सीखने के चरण, सीखने के प्रकार आदि नामों से प्रसिद्ध है, आदि नामों से प्रसिद्ध है, आदि नामों से प्रसिद्ध है। ओके, अब देखो, ध्यान दो, दो तीन बातें सुन रहे हो ना। एक तो इन्होंने अधिगम सोपानिकी में कितने प्रकार बताए सीखने के, तो याद रखना है 8। वो सीखने के 8 प्रकार हैं, वो सीखने के 8 स्टेप्स हैं। क्या हैं? 8 स्टेप्स हैं। खास बात, उसमें सीखना होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? यानी सरल से कठिन की ओर या जटिल की ओर होता है। दूसरी बात, ये जो 8 स्टेप्स बताए हैं ये हायरार्किक सिस्टम में, हायरार्किक समझते हो ना, मैंने आपको बताया था हायरार्किक। यस, एक के बाद दूसरा, सीढ़ियां हैं। यानी पहला जो स्टेप सीखने का पूरा होगा उसके बाद दूसरा सीखेंगे, पहले नहीं सीख सकते। और दूसरे के बाद फिर चौथे पांचवें पे नहीं जा सकते, तीसरे पे जाना ही होगा। इसको बोलते हैं पदानुक्रमिक सीखना। क्या बोलते हैं? तीसरी बात सुन रहे हो ना, तीसरी बात, रॉबर्ट एम गेने ने अपना कोई सिद्धांत नहीं दिया, अपना कोई प्रयोग नहीं किया, बल्कि दूसरों के सिद्धांत बताए। सब के सब में नहीं बताए, पर पहले 3 में जरूर बताए कि इस लेवल पे ऐसा होता है और ये वाला सिद्धांत काम का है। इस पे सवाल आता है। जैसे आपको पता है ना, पहले लेवल पे किसका सिद्धांत? पावलोव का सिद्धांत। सिग्नल लर्निंग में बहुत बार पूछा गया। एक, इनके जो 8 स्टेप्स हैं, कितने? उनमें से पहले 4 जो हैं उसमें यह देखा जाता है कि जब इंसान लर्निंग प्रोसेस में है, जब इंसान किस में है? लर्निंग प्रोसेस में है, यानी सीखने की प्रक्रिया में है, यानी सीख रहा है, तो एक्चुअली हाउ ही बिहेव्स, उस समय वो व्यवहार कैसे करता है। पहले 4 स्टेप में यह देखा जाता है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान वो एक्ट कैसे करता है, व्यवहार कैसे करता है। और बाद वाले जो 4 हैं उसमें यह देखा जाता है कि लर्निंग प्रोसेस के दौरान वो थिंक कैसे करता है। इसलिए पहले 4 जो स्टेप हैं वो बिहेवियरल एस्पेक्ट को बताते हैं। किसको बताते हैं? बिहेवियरल एस्पेक्ट को। और बाद वाले 4 कॉग्निटिव एस्पेक्ट को बताते हैं। पहले 4 व्यवहारात्मक पक्ष से संबंधित हैं और बाद वाले 4 संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। सिंपल। लिखो, गेने के मॉडल, गेने के मॉडल में सीखने के 8 चरण ओब्लिक प्रकार बताए गए हैं। गेने के मॉडल में सीखने के 8 चरण या प्रकार बताए गए हैं, बताए गए हैं जो सरल से जटिल, ब्रैकेट में, ये मिसबिहेव कर रहा है, ब्रैकेट में सिंपल
टू कॉम्प्लेक्स हैं, सीखने के 8 चरण या प्रकार बताए गए हैं, जो क्या हैं? सरल से जटिल, इंग्लिश में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हैं, तथा 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 प्रथम 4 चरणों का संबंध, प्रथम 4 चरणों का संबंध, लिख रहे हो ना? प्रथम 4 चरणों का संबंध व्यवहारात्मक पक्ष से, जबकि अंतिम 4, प्रथम 4 चरणों का संबंध व्यवहारात्मक पक्ष से, हाउ वन एक्ट्स या बिहेव्स, प्रथम 4 चरणों का संबंध व्यवहारात्मक पक्ष से, जबकि अंतिम 4 चरणों का संबंध संज्ञानात्मक पक्ष से, हाउ इंडिविजुअल थिंक्स, संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। प्रथम 4 का संबंध व्यवहारात्मक पक्ष बिहेवियरल एस्पेक्ट, और अंतिम 4 का संबंध संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स से होता है। व्यवहारात्मक पक्ष का मतलब सीखने के दौरान वो क्या करता है, कैसे करता है, और संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब सीखने के दरमियान कैसे सोचता है। शाबाश। अब आगे चलें और हायरार्की के 8 स्टेप्स आपको लिखने हैं। तो 8 चरण सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हैं। 1 नंबर डालो और लिखो संकेत अधिगम। संकेत अधिगम इंग्लिश में सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम या सिग्नल लर्निंग। पहला है संकेत अधिगम, इंग्लिश में लिखना है सिग्नल लर्निंग। क्या लिखना है? सिग्नल। इसमें 3 प्रश्न आते हैं, बने हैं, जो बार बार आए। टच प्राइमरी ही है, आपका गलत है। टच नहीं, मतलब टच भी प्राइमरी है। टच बताया था मैंने, वो क्या था? रिलीफ, फ्रीडम फ्रॉम पेन, दर्द से छुटकारा भी प्राइमरी है। क्यों है प्राइमरी पता है? यस, बायोलॉजिकल है। जैसे भूख, प्यास, नींद, थकान, काम, ये सब है ना, वैसे दर्द से राहत भी वही है, थकान भी वही है। वो वाला टच देना जो राहत दे, वो भी वही है। यानी ये फिजिकल एस्पेक्ट है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इसलिए प्राइमरी है, सेकेंडरी नहीं है। ओके, जिसका सही उसका थम्स अप, जिसका गलत उसको भी थम्स अप। चलिए, हाँ, संकेत अधिगम कौन सा? तो क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? छोटी छोटी 2-3 बातें लिख लो। पहली बात, आपको पता है एक सवाल आता है परीक्षा में कि सीखने का उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान। उच्चतम स्तर क्या है? समस्या समाधान। तो सीखने का निम्नतम स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग। आपको याद है मैंने पेवलो पे आ गए थे आप लोग? पेवलो में मैंने आपको पहला यूज लिखा है, उसके ब्रैकेट में लिखवाया था ना, भाषा का विकास, अक्षर विन्यास, शब्द अर्थ, संकेत और प्रतीक लिखवाया था। दैट्स वही है, सेम। तो लिखो, यह है सीखने का निम्नतम स्तर है। निम्नतम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मैक्सिमम लेवल तो था प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और यह है मिनिमम लेवल। तो सबसे निम्न स्तर का सीखना है ये। तो निम्न स्तर का सीखना या सीखने का निम्नतम स्तर, पहली बात लिख दी। शॉर्ट में लिखा तो बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा? केवल। कोई आपसे भी बेहतर हो सकता है अगर उसने केवल इतना लिखा निम्नतम स्तर, पर वो हम ही है। ओके, निम्नतम स्तर लिखा आपने। ओके, दूसरी बात, इस लेवल पे कैसे सीखते हैं पता है आपको? लर्निंग बाई नॉट डूइंग, लर्निंग बाई देख के। पेवलोव क्या है? लर्निंग बाई कंडीशनिंग। हाँ,
ये क्या है? लर्निंग बाई कंडीशनिंग। तो लिखो दूसरी बात, इसमें अनुबंध द्वारा सीखा जाता है। इसमें अनुबंध द्वारा सीखा जाता है। ब्रैकेट में लिख दो लर्निंग बाई कंडीशनिंग। पेवलोव तो लर्निंग बाई कंडीशनिंग की तो बात करते हैं, डूइंग की बात तो थॉर्नडाइक करते हैं। बोलिए, बात समझ में आई ना आपको? लर्निंग बाई कंडीशनिंग, निम्नतम स्तर का सीखना है, मिनिमम लेवल है। और यहां पे क्या होता है? अनुबंध द्वारा सीखा जाता है। आपको याद है, सबसे पहले हम जो भी सीखते हैं, छोटा बच्चा जब शुरुआत करता है सीखने की, शब्दों को समझना, भाषा की शुरुआत, ये एप्पल है, ये बर्ड है, ये सारी चीजें, ये कैट है, सीखते हैं ना? तो ये कैसे सीखते हैं? अनुबंध के द्वारा सीखते हैं। हम कैसे सीखते हैं? अनुबंध के द्वारा सीखते हैं, एसोसिएशन के द्वारा सीखते हैं। लर्निंग बाई कंडीशनिंग है ये, नॉट लर्निंग बाई डूइंग। तभी हर चीज को हम कोई नाम देते हैं। जब हम किसी चीज को कोई नाम देते हैं ना, जैसे आप वो हो, मोनिका हो, आप भूमिका हो, आप करीमा हो, गरिमा हो, आप सुमन हो, आप प्रियंका हो, आप अकेले आए हो सोने वाले, तो सबके नाम दिए ना हमने, नाम दिए ना सबके। ये नाम दिए ना, दरअसल इसको ही बोलते हैं संकेत दिगम। प्रत्येक संकेत इसी को बोलते हैं। तो खास बात क्या थी? निम्नतम स्तर का सीखना है, लर्निंग बाय कंडीशनिंग है। यस, खास बात क्या थी? लिखो तीसरी बात, इस स्तर पर, यह स्तर पहला ही है, इस स्तर पर पेवलव का कोई भी नाम पारंपरिक अनुकूलन, पेवलव का पारंपरिक अनुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन, बातें की है, कोई भी नाम आ जाए। आपने थर्ड ग्रेड में आया पारंपरिक अनुकूलन। पेवलव का पारंपरिक अनुकूलन सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यानी गेने ने इसको लिया इस लेवल पे, इस स्तर पर पेवलव का पारंपरिक अनुकूलन सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और यहां पे भाषा सीखने की शुरुआत भी होती है। ठीक है, तो पहली संकेत अधिगम में तीनों बातें याद रखनी है, याद रह जाएंगी। एक तो कैसा लेवल है ये, उच्चतम की निम्नतम? निम्नतम। दूसरी बात, इसमें कैसे सीखते हैं? अनुबंध के द्वारा। और तीसरी बात, किसका सिद्धांत? पेवलव के सिद्धांत का कोई भी नाम। 2 नंबर। दूसरा चरण, पहला स्टेप था सिग्नल लर्निंग, दूसरा है एसआर लर्निंग। तो 2 नंबर पे लिखो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? धीरे है? इंग्लिश में लिखो एसआर लर्निंग। एसआर लर्निंग, एसआर लर्निंग। ओके, 2 नंबर पे क्या लिखा? एसआर लर्निंग। तो देखो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हम भाषा सीखते हैं, इमेज बना के और कोई प्रतीक संकेत देके ऐसा सीखते हैं, सिग्नल से सीखते हैं। तो वो 1 नंबर पे सीखना हो गया, अनुबंध के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, जब भी वो नाम आता है तो वही इमेज आती है दिमाग में। अब 2 नंबर पे क्या होगा? 2 नंबर पे हम उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध के द्वारा सीखेंगे। और जब भी उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध का नाम आता है तो थॉर्नडाइक का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन गेने ने यहां पे रिवार्ड की बात करी है। किसकी बात करी है? यानी उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध वही सही होता है, वही इंसान सीखता है जिसमें उसको उससे कुछ मिलता है। और रिवार्ड की बात करें तो प्रभाव का नियम हमको याद आना चाहिए। और प्रभाव के नियम में स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग महत्वपूर्ण है, पर थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम भी महत्वपूर्ण है। तो इस लेवल पे दोनों सिद्धांतों को शामिल करते हैं। लिखो आप, इस स्तर पर, इस स्तर पर, इस स्तर पर उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध के आधार पर सीखा जाता है। इस स्तर पर इस स्तर पर उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध के आधार पर सीखा जाता है। किंतु किंतु
पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। रिवार्ड, रीइंफोर्समेंट, परिणाम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, किंतु पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। एक बात। और दूसरी बात, पहली बात लिख ली, उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध के आधार पर सीखा जाता है, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है? पुनर्बलन। और दूसरी बात, गेने, जिनको गेगने भी कहते हैं, इस स्तर पर, गेने इस स्तर पर थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम तथा स्किनर के, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम तथा स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग, तथा स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं। थॉर्नडाइक इस स्तर पर, माफ करें, गेने इस स्तर पर थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम, क्योंकि पुनर्बलन इंपॉर्टेंट है इसलिए थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, या ऐसा भी कह सकते हैं थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांत, पर स्पेसिफिक पढ़ें तो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम तथा स्किनर की के ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग लिखा सबने? आपको याद है हमने जब आपको ये करवाया था तो पता नहीं ये बात करवाई थी कि नहीं करवाई थी। अभी सेकंड ग्रेड में आपके जो पेपर हुए ना दोबारा, उसके साइंस मैथ के दोबारा हुए थे, 2 पारियों में हुए थे ना, हमारी इसमें ड्यूटी भी थी। तो एक सवाल आया था और वो आया था, वो 1930 वाली बात मैंने आपको बताई थी ना, 1930 से पहले का संबंधवाद और बाद का संबंधवाद। तो उसमें आया था प्रभाव के नियम का संशोधन, संशोधित प्रभाव का नियम, रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट। आपने वो लिखा है पीडीएफ में, लिखवाया था क्या मैंने? ओके। तो वो जो संशोधित प्रभाव का नियम था ना, क्या था उसमें? उससे पहले थॉर्नडाइक अभ्यास को इनको बराबर मानते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अभ्यास को तो कर दिया कम और प्रभाव के नियम को ज्यादा। और उसी का परिणाम क्या था? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का परिणाम स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत किस पे आधारित है? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। यह प्रश्न में परीक्षा में आ चुका है, ठीक है ना। वैसे आपको याद है स्किनर पेवलोव में एक अंतर बताया था हमने आपको, बताओ। यस, पेवलोव के अनुबंध में क्या होता है? अनिच्छिक क्रियाएं होती हैं, ऑटो रिफ्लेक्सेस होती हैं, लेकिन स्किनर में ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। यस, जिनके परिणाम हमारे पक्ष में आए उनको हम सीखते हैं, डिजायरेबल हो जाता है, और जिनमें पुनर्बलन नहीं मिले उनको हम छोड़ देते हैं, नहीं सीखते। ओके, शाबाश। 3 नंबर। तीसरा, श्रृंखला अधिगम। तीसरा स्तर है श्रृंखला अधिगम। इंग्लिश में बोलते हैं चेन लर्निंग। चेन लर्निंग, इसमें भी स्किनर है। श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग, चेन लर्निंग। एक चीज याद रखना, तीसरा श्रृंखला अधिगम है और चौथा कौन सा है? शाब्दिक साचर्य अधिगम। तो तीसरा और चौथा दोनों में एक चेन, चौथे में भी चेन बनेगी, पर ये जो चेन है ये है मोटर चेन। तो हल्का सा ये भी लिख लो आप, मोटर चेन, मोटर चेन। और उसमें चौथे में आएगी वर्बल चेन, ये महत्वपूर्ण है। चौथे में शब्दों की श्रृंखला बनेगी। इसमें मोटर चेन का मतलब क्या हो सकता है? कौन सी? चालक क्रियाओं के। तुम चालक क्यों बोलती हो? गामक बोलो ना। चालक तो फिर वुडवर्थ पे चले जाएंगे, ड्राइव पे चले जाएंगे, है ना। तो यहां अनुक्रियाओं की चेन होगी, गत्यात्मक या गामक अनुक्रियाओं की। बस गामक बोला करो। ओके, तो लिखना है इसमें, क्या लिखना है? नाम लिख लिया सबने, श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग, और क्या लिखा आगे? ये मोटर चेन है। क्या है? मोटर चेन। लिखो। इसमें अनुक्रियाओं की रिस्पॉन्सेज, अनुक्रिया और कुछ नहीं है, गामक क्रियाओं की बात है। इसमें अनुक्रियाओं की परिष्कृत श्रृंखला, इसमें अनुक्रियाओं की परिष्कृत श्रृंखला के आधार पर सीखा जाता है। इसमें अनुक्रियाओं की कैसी श्रृंखला? परिष्कृत श्रृंखला के आधार पर सीखा जाता है।
अनुक्रियाओं की परिष्कृत श्रृंखला के आधार पर सीखा जाता है। अनुक्रियाओं की परिष्कृत श्रृंखला का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट, ठीक है ना, फालतू की अनुक्रिया नहीं, जो काम की है परफेक्ट। तो ये सीरीज में होगी, चेन होगी। और ये आपको एग्जांपल याद आ रहा है कौन सा? शिपिंग एंड चेनिंग याद आ रहा है ना? तो लिखो इसमें दूसरी बात, गे ने इस स्तर पर, गे ने इस स्तर पर स्किनर के शिपिंग एंड चेनिंग, गे ने इस स्तर पर स्किनर के शिपिंग एंड चेनिंग तथा गुथरी के एडविन गुथरी के कोट वाली लड़की, कोट वाली लड़की, ये अनेक डोट्स था दरअसल। कोट वाली लड़की उपाख्यान, उपाख्यान ब्रैकेट में लिखना चाहो तो अनेक डोट्स। तो ऐसी घटना हो जाए जो बाद की चीजों को बदल दे, उसको अनेक्डोट्स बोलते हैं। स्कूली जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं बच्चों के, तो वो उनको बदल ही देती है। जैसे हमने आपको एक कहानी बताई थी, दिल पे लगी आलम अली के, 2 बार राजस्थान टॉप किया। गथरी गुथरी एक ही बात है। गथरी के कोट वाली लड़की उपाख्यान अनेक्डोट्स। कोट वाली लड़की प्रयोग भी लिख सकते हैं, पर एक्चुअली गुथरी ने एक ही प्रयोग किया था ऐसा उनका रिव्यू आता है, इसलिए प्रयोग लिखना सही नहीं होता, तो लिख देते हैं। हालांकि हमारी पहले क्लासेस में प्रयोग लिखा हुआ था। कल तो मेरे को एक बच्चे ने कहा था, सर आपकी उत्कर्ष की क्लास में आपने, अच्छा मैंने रीट में उसमें लिखवाया था, तो 2 नंबर पे केवल थोंडाई लिखा दिया था, 3 पे स्किनर लिखा दिया था। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम चलो ठीक है बच्चों को ऐसा समझ में आएगा तो ऐसा नहीं, लेकिन कभी भी ऐसा करने से क्या होता है कि कई बार साली वही बात आ जाती है परीक्षा। आप सुन रहे हो मेरी बात? तो स्किनर 2 नंबर पे भी है और 3 नंबर पे भी है, ये ध्यान रखना। ओके, दोनों बातें याद रहेंगी आपको। आपको कोट वाली लड़की का प्रयोग बताया था, मैंने बताया था ना, क्या था उसमें? अनु सीरीज थी ना, सीरीज, बटन दबाओ, गो टू द रेक, गो टू द वॉशरूम, पुट ऑन, नहीं गो टू द रेक, फिर पुट ऑन योर, पुट ऑफ योर सॉक्स, पुट ऑफ योर शूज, याद है ना आपको? ओके, तो सीरीज थी। यहां आप ध्यान दें किस बात की सीरीज है? क्या कोई दिमाग वाली चीजों की सीरीज हो रही है, या केवल बिहेवियरल और कार्यात्मक और गामक क्रियाएं हो रही है? गामक क्रियाएं हो रही है। सेम वैसा ही शेपिंग और चेनिंग में, घोड़ा उसमें से गया, फिर आग में से निकला, जंप किया, कुत्ते ने ऐसा सीखा, तो वो भी सारे क्या हैं? गमक हैं। इसलिए इसको बोलते हैं मोटर चेन। क्या बोलते हैं इसको? मोटर चेन। शाबाश। 4 नंबर, 4 नंबर क्या था? शाब्दिक साहचर्य, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग है ना, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, और ये है आपकी वर्बल चेन, है ना? वो थी मोटर चेन और ये है वर्बल चेन। अब किसी के सिद्धांतों के नाम नहीं आएंगे। ये क्या होता है? वर्बल चेन। तो देखो, जिस तरह से हम गामक अनुक्रियाओं को, हमारा जो व्यवहार है, मतलब डायनेमिक, फिजिकल, है ना, मोटर, इसको हम एक के बाद एक दूसरा जमा लेते हैं, है ना, उसकी एक चेन बना लेते हैं, बनाते हैं ना चेन। रेस्टोरेंट में उन्होंने स्किनर का एक एग्जांपल है, उनकी एक बुक है 1957 में आई थी, वर्बल बिहेवियर। कभी आपने सुना होगा, मांड टेक्ट पढ़ाएंगे हम आपको बाद में, वो सब बोनस होगा, एक्स्ट्रा चीजें जो कभी कभी रेयर आती हैं, वो सब प्रश्नों के माध्यम से वैसे लेंगे हम। तो एग्जाम्पल दिया था, पहले आप रेस्टोरेंट में जाते हो, तो जाते ही फिर बैठते हो, वेलकम करता है कोई वेटर आपका, बैठिए, बैठते हो, फिर आप उससे क्या मांगते हो? मेन्यू दो, फिर उसमें से उसको ये, ओके ये ले आओ, फिर वेटर सर्व करता है। उसके बाद आप लंच को, डिनर को, जो भी है उसको एंजॉय करते हो, ठीक है, फिर डेजर्ट आती है, फिर आप बिल पे करते हो, है ना, बिल पे किया, फिर आप वहां से आते हो। तो ये जो काम आपने किए, ये दरअसल एक चैन ही तो है ना, चैन।
ये आपके मोटर चेन है, ठीक है। अब वर्बल चेन में क्या होता है, हम एक्चुअली एक महत्वपूर्ण बात है यहां पे, लैंग्वेज स्किल डेवलप होता है यहां पे, यानी भाषा कौशल का विकास होता है। भाषा कौशल का विकास कैसे होता है, हम शब्दों की चेन बना लेते हैं। और चूंकि वर्बल, एक बात आप मेरे को बताना, वर्बल का मतलब क्या है? वर्बल में केवल वर्ड्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, या नंबर्स भी आते हैं? ये बताओ। जैसे कई कई भ्रांतियां हैं, जैसे भावना दिल से, फीलिंग दिल में होती है ना, फीलिंग कहां होती है? भावनाएं फीलिंग दिल में होती है कि दिमाग में? हम यही सुनते हैं कि दिल में, जबकि दिल में कुछ नहीं होता, सारा कहां होता है? फीलिंग्स भी दिमाग में ही है, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव अफेक्टिव दोनों ब्रेन में है। ओके, तो वैसे ही ये बात थी, कौन सी थी? वर्बल में क्या ओनली वर्ड्स आते हैं या नंबर्स भी आते हैं? संख्याएं भी आती है क्या? यस, आती हैं। तो वर्बल में जैसे कोई पोइम याद करते हैं, है ना, जैसे भाषा सीखते हैं हम, तो थोड़ा सा स्किल डेवलप हो रहा है। सिग्नल लर्निंग में तो शुरू में हम शब्दों को प्रतीक के रूप में बना रहे थे, ये बकरी है, ये घोड़ा है, ये फला है, ये गेंद है, ये सूरज है ना। और यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जोड़ते जाएंगे। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, अंधेरी रात, लाल गेंद, या फिर पोइम, या फिर दूसरा एग्जांपल नंबर्स का ले तो पहाड़े, टेबिल। तो टेबिल पहाड़े बोलते हैं ना, मारनी बोलते हैं, हम लोग बोलते थे वहां, पता नहीं अब यहां है कि नहीं। हाँ, तो क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पता नहीं कौन सी अच्छी बात थी, बोलो तुम। हाँ हाँ, ज्योग्राफी की बात बोल रही हो? कुछ भी, हिमालय पहाड़ की यहां पे वर्बल चेन बनती है क्या? ज्योग्राफी की चेन बता रही हो आप तो। हाँ, पहाड़ नहीं है, यस, हाँ, पहाड़ नहीं है बल्कि पहाड़ा है। क्या है? 2 का पहाड़ा नहीं आता, 4 का आता है, टेबल, यस। अब बोलो, ये तुम अगर नहीं बताती तो ये दिमाग में वही रह जाता आपके। तो पहाड़ों की सीरीज बना दी। पहाड़ों की कौन सी पहाड़ों की सीरीज है? ये माउंटेन्स की सीरीज नहीं है, बल्कि टेबल है, टेबल 2 4 जा। ओके, हाँ, तो ये बात समझनी है, समझ गए? लिखो, इसमें एक बात लिख लो, लिखो आप। इस स्तर पर भाषा कौशल, इस स्तर पर भाषा कौशल विकसित होता है। इस स्तर पर भाषा कौशल विकसित होता है। जैसे एग्जाम्पल, पोइम याद करना, कविता याद करना इसलिए कि इसमें लगभग रटने वाली बात है, क्योंकि संज्ञानात्मक चीजें अभी शुरू हुई नहीं, अब होंगी। अथवा पहाड़े रटना, और याद रखना, ये पहाड़े हिमालय नहीं है, पहाड़े रटना। हाँ, आसुबेल बताऊंगा। रटकर सीखना से याद आ गया तुमको, इसमें डेविड आसुबेल, एक्चुअली डेविड आसुबेल को हम डेविड आसुबेल की एक ही चीज ले सकते हैं, रटकर सीखना, ठीक है ना। रटकर सीखना आसुबेल ने दिया है, ठीक है। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, इसलिए नहीं पूछा जाएगा कि शुरू की जो 3 बातें ना, वो ही कभी कभी परीक्षा में आई है। बाकी अब कुछ भी जोड़ सकते हैं इसके साथ अपन, ठीक है ना। फिर भी मैं इसके बाद बताऊंगा आपको। चलिए, तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात कौन सी है? ये वाली बात महत्वपूर्ण है। ओके, 5 नंबर। मैं इनकार नहीं कर रहा रटकर सीखने वाली बात से। अब 5 नंबर पे बहुविभेदन अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, इंग्लिश में मल्टी डिस्क्रिमिनेट या डिफरेंशिएशन भी आ सकता है। नेट की जगह नेशन कर दो, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या मल्टी डिफरेंशिएशन लर्निंग भी बोल सकते हैं इसको, डिफरेंशिएशन। हाँ, MLTY, मल्टी
आई आएगा क्या? ये तो अक्सर होता है सेंसरी और मल्टी में, ये प्रॉब्लम आई जाती है। पक्का आई आएगा ना? आज तक मैं वही लिखता आया हूं। ओके, आप नहीं आए थे तब, इसलिए मल्टी अच्छी बात है। चलिए, तो बहुविभेदन अधिगम, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं ऐसे, बस वहां तक भाषा कौशल का विकास तक ध्यान रखना था। मल्टी विभेदन, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या मल्टी डिफरेंशिएशन लर्निंग, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला लिख लिया चलेगा। ये 6 नंबर है, 5 नंबर है एक्चुअली। तो पहले 4 तो क्या थे? बिहेवियरल थे, व्यवहारात्मक पक्ष थे। और अब क्या जाएंगे? संज्ञानात्मक। और यहां पे क्या होगा? यहां पे सीखने का ये लेवल आ गया। अब लिख लिया सबने? बोलो इंग्लिश में, हिंदी में क्या लिखा बोलो? बहुविभेदन अधिगम। केवल विभेदन भी लिख सकते हैं, पर बहुविभेदन अधिगम, और इंग्लिश में मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग या मल्टी डिफरेंशिएशन लर्निंग। तो अब क्या होता है? अब ध्यान दो, अब हम इस लेवल पे, या बालक या व्यक्ति इस लेवल पे ऑब्जेक्ट्स में, चीजों में अंतर करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? अंतर। और अंतर कब होता है आपको पता है? अंतर तभी होता है जब समझ में आता है। समझ, इसका एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं आप। जैसे आप सब, हम आपके नाम से वक्त बोलते हैं ना, किसी को ऐसा, किसी को, किसी का ये नाम, किसी का ये नाम, किसी का ये नाम, इसका मतलब हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस डिफरेंशिएट के पीछे कहीं ना कहीं आपकी सारी चीजें हैं, वो दिमाग में वो जुड़ती हैं उससे। तो एक्चुअली ट्रांजिशनल है। गेने ने ये भी बोला है एक जगह कि फाइनली पूरा संज्ञानात्मक तो अंतिम प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, बाकी ट्रांजिशन है। व्यवहार से संज्ञानात्मक की तरफ ये संक्रमण करते हैं। तो व्यवहारात्मक चीजें भी जुड़ती हैं, संज्ञानात्मक भी जुड़ते हैं, पर मोटे तौर पे हम 4-4 को अलग अलग बांट देते हैं। परीक्षा में से आपका सवाल सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पे अंतर करके, भेद करके सीखते हैं। और अंतर और भेद करना तभी पॉसिबल है जब हम उसके बारे में सारी चीजें समझ लें, उससे पहले अंतर नहीं होता। सीटेट में एक सवाल आया था कि रॉबर्ट गेने की अधिगम सोपानिकी का छठा चरण बताएं। फिर फर्स्ट ग्रेड में भी आ गया था, और वो कौन सा आंसर था? संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग। 6 नंबर पे वही है, लिखो आप। कई बार इनके नाम में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। संप्रत्यय अधिगम, कंफ्यूजन में सिलेक्शन रुक जाता है। ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, क्योंकि उनको यह नहीं पता था कि संप्रत्यय का ही दूसरा नाम संकल्पना है, और इंग्लिश वाला तो उनको पढ़ना आता ही नहीं था। तो ऐसे मासूम बच्चे रह गए। संप्रत्यय अधिगम या संकल्पना अधिगम इंग्लिश में जरूर लिखना है, कॉन्सेप्ट लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो अब संज्ञानात्मक चीजें चूंकि शुरू हो चुकी हैं, समझ के अंतर करना बहुविभेदन है, और कॉन्सेप्ट बना लेना संप्रत्यय अधिगम है, संकल्पना अधिगम है। तो कई बार कोई जैसे कहता है ना जुबान पे, जैसे हमारे भी जुबान पे नाम आ जाता है कोई, है ना, आ गया तो फिर सुमन सुमन ही करेंगे हम। तो वैसे पेपर में भी कुछ प्रश्न आ गए तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, फिर वो पेपर में वही आते रहते हैं। तो बहुत से चरण है, पर छठा चरण पूछ लिया एक बार तो छठे चरण पे 4-5 बार आ गया, अधिगम सोपानिकी का छठा चरण बताओ, छठा चरण बताओ। तो कौन सा छठा चरण? संप्रत्यय। ओके, अब संप्रत्यय क्या है, सुन रहे हो? देखो एक खास बात और है, पहले एक सीढ़ी पार करी, ध्यान दो आप चंदन, एक सीढ़ी पार करी तो फिर दूसरी पे आएंगे, दूसरी करी तो तीसरे पे आएंगे। इसका मतलब पहली सीढ़ी, जैसे इरिक्सन के मॉडल में वो पहली अवस्था दूसरी का आधार बनी, तो वैसे पहली दूसरी का आधार बनती है। आप कोई सब देख सकते हो, अनुबंध के द्वारा सीखा तो ही एसआर लर्निंग होगा, एसआर लर्निंग हुआ तो फिर दोनों चेन आ जाएंगे, मोटर और वर्बल। और फिर इस लेवल पे हम अंतर करना शुरू कर देंगे चीजों को समझ के अंतर करेंगे तो संज्ञानात्मक पक्ष आ गया। अब जब अंतर करना शुरू कर देंगे तभी कॉन्सेप्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है? संप्रत्यय किसको बोलते हैं? कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं? सुनो, यस, किसको बोलते हैं? सुने, ध्यान दो। हम दो चीजें हैं इसमें, एक तो हम चीजों को कैटेगराइज करते हैं, उनकी क्लास में उनको बांटते हैं। हम चीजों को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? वर्गों में और श्रेणियों में। लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कोरिलेट होनी जरूरी है। कोरिलेट समझते हो? हां, इंपोर्टेंट सहसंबंध शब्द नहीं है, इंपोर्टेंट है इसका अर्थ क्या है। कोरिलेशन का मतलब क्या है?
ओके, दो विशेषताएं एक दूसरे से पॉजिटिवली जुड़ी है, से संबंधित है, तो वो कोरिलेशन होता है। ठीक है, जैसे कोई भी नाम ले आप, कोई भी आप दुनिया में किसी का भी नाम लोगे, जैसे अब मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, जैसे बोला, जैसे रंग बोला हमने, रंग, तो रंग बोलते ही जहां जहां पे रंग है वो एक जगह कैटेगराइज हो गया और आपके दिमाग ने आपको कलर दे दिया कलर, कौन सा कलर दिया? रंग, कपड़ों वाला रंग दे दिया, रंग, हरे रंग के खेत में वो धानी फसल, रंग आ गया, रंग, अलग अलग शोरूम दिख रहा है, रंग, रंग टीवी वाले रंग दिख रहे हैं, रंग, स्काई, इंद्रधनुष, रंग, रंग होली पे जो लगाया था गाल पे वो याद आ रहा है गुलाबी रंग, रंग कभी कान्हा को देखा, वृंदावन की बातें याद आ रही, रंग, रंग एक साथ दे दिया आपको। वैसे कोई भी एग्जांपल, फर्नीचर, ये कॉमन एग्जांपल मैं देता हूं, फर्नीचर का मतलब, फर्नीचर बोलते आपको याद आ गई, जब परीक्षा देने गए थे चौक से लिखे हुए थे उस पे, टेबल चेयर फर्नीचर, स्कूल वाला फर्नीचर, यहां वाला फर्नीचर, शादी वाला डबल बेड फर्नीचर आता ना याद। तो इसका मतलब जितनी विशेषताएं एक जगह हम कोरिलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे हमने बोला सन, सन मतलब ये वाला सन, ये सन कौन सा है? सूर्य। तो सूर्य में क्या है? सूर्य की कुछ विशेषताएं एक साथ कोरिलेट करें, जैसे एक शेप, इसका शेप कैसा है? स्फायर है या सर्किल मान लो, एक तो सर्किल, तो एक तो मतलब वर्ताकार, एक बात, पर हर वर्ताकार सूरज नहीं होता, हर वृत्त आकार सूरज नहीं होता। दूसरी चीज लोकेशन, स्काई, आसमान में भी है, तो हर आसमान में है वो सूरज नहीं होता, लेकिन गोल आकार और साथ में आकाश में स्थिति, दोनों चीज कोरिलेट कर गई तो थोड़ा बना, पर फिर भी कुछ और चीजें हो सकती है, येलो कलर, अब तीन चीजें कोरिलेट कर गई, रंग भी पीला होना चाहिए, आकाश में लोकेशन होनी चाहिए, और स्फायर या गोलाकार या वृत्ताकार होना चाहिए, तो फिर चांद और सूरज में फिर चौथी बात आ गई, गर्मी होनी चाहिए, तो सूरज बन गया। ऐसे कॉन्सेप्ट बनता है। कॉन्सेप्ट में क्या होता है? बहुत सी विशेषताएं कोरिलेट करती हैं, और कोरिलेट करने के साथ में वो अलग कैटेगरी, अलग क्लास बनाती हैं, तो ये संज्ञानात्मक चीज हुई, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको? और हिंदी में याद रखना, कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम क्या है? संप्रत्यय, और संप्रत्यय का दूसरा नाम क्या है? संकल्पना। 6 हो गए, अब 7वां। आप मेरे को बताओ 7वां क्या था? सिद्धांत। ओके, ध्यान रखना यहां भी गलती हुई है। वहां गलती किनसे हुई परीक्षा में? जो कॉन्सेप्ट नहीं जानते थे, केवल संप्रत्यय सीखा था उन्होंने, रटा था, वहां पे आ गया संकल्पना। तो संकल्पना को वो ये नहीं समझ पाए कि यही इसका दूसरा नाम है। ऐसे ही सिद्धांत अधिगम का दूसरा नाम, सुमन? यस, लर्निंग बाय रूल्स। सिद्धांत अधिगम कोई दूसरा नाम क्या है? नियम अधिगम भी है। नियम और सिद्धांत एक ही बात है। तो 7 नंबर पे लिखो, सिद्धांत अधिगम या फिर नियम अधिगम, नियमों द्वारा सीखना। हां, संप्रत्यय में कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, जो बोला बस वो समझ लो आप। पहले तो मैं मेरी क्लासेस में जो आपको लिखवा रहा हूं, मेरे पुराने उत्कर्ष के नोट्स तो देखे होंगे सुमन, आपने देखे ना? उत्कर्ष के नोट्स तो है ना आपके पास? तो उसमें तो मैं 20% ही लिखवाता था, बाकी सब ऐसे ही बोल के सुनाता था, और परीक्षा देने जाते थे 30 में से 28 29 हर कोई लेके आता था, क्योंकि समझ लिया कॉन्सेप्ट तो फिर कैसा ही सवाल आ जाए, है ना? चलिए, सिद्धांत अधिगम या नियम अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग बोलते हैं, प्रिंसिपल लर्निंग। लेकिन साथ में इसका दूसरा नाम है लर्निंग बाय रूल्स, लर्निंग बाय रूल्स। ओके, तो सिद्धांत अधिगम या नियम अधिगम, नियमों द्वारा सीखना, एक ही बात है। ये 7वां स्टेप है। जहां लिखवाने की जरूरत थी वो 3, वो मैंने आपको लिखवाए। चौथे में भी भाषा वाली चीज महत्वपूर्ण थी, वो लिख लिया। असुबेल हमने लिखा नहीं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है। ओके, 7 नंबर पे क्या लिखा आपने? बोलो। पहला नाम सिद्धांत अधिगम, दूसरा नाम नियम अधिगम। इंग्लिश में पहला नाम प्रिंसिपल लर्निंग, दूसरा नाम लर्निंग बाय रूल्स। तुम लिख लो, है ना? कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग में तो चिंता मत किया करो, है ना? लिख लिया करो तुम। अब वो नहीं करती चिंता बिल्कुल ही। ओके, क्या था? अब ये क्या होता है? सुने, सिद्धांत बोलिए, सिद्धांत कैसे बनता है? बताओ गरिमा, आप बताओ। नियमों पे आधारित, तो नियम भी यही बनेंगे। नियम और सिद्धांत कैसे बनते हैं? हाँ,
ओके, फूटेगा, फूटे तो गा, लेकिन ये कैसे बना? याद रखना, ध्यान रखना, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट लर्निंग। क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे बना? कॉन्सेप्ट में कोरिलेशन और क्लास तो है, पर क्लास कोरिलेशन करेक्टरिस्टिक्स जो थी, विशेषताएं जो थी, सुन रहे हो ना, ये विभेदन से आई है। समझना इस बात को। जब हम चीजों में अंतर करना समझ गए, तभी तो हम समझ गए कि ये आकार ऐसा है, ये आकार ऐसा है, आकाश में लोकेशन ऐसी है, धरती पे लोकेशन ऐसी है, येलो ऐसा है, रेड ऐसा है, गर्मी ऐसी है, ठंडक ऐसी है। हमने अंतर किया ना पहले, तो अंतर किया तब बना कॉन्सेप्ट। और दो कॉन्सेप्ट या दो से ज्यादा कॉन्सेप्ट जब मिलते हैं तब बनता है सिद्धांत, तब बनता है नियम। ये याद रखना। तो सिद्धांत और नियम अधिगम दरअसल छठी स्टेज पे बेस्ड है। किस पे है? छठी पे। और छठी वाली पांचवी पे बेस्ड है। ये खास बात है, जिसको बोला सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या बोला? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो केवल इतना याद रखना, सिद्धांत बनते हैं दो या दो से ज्यादा संप्रतियों को मिलाने से। क्लियर? नहीं, जरूरत नहीं है। 8 नंबर, 8 नंबर लिखो, समस्या समाधान अधिगम। फिर दो बेहतरीन चीजें आपको बताऊंगा जल्दी से। समस्या समाधान अधिगम, मेरे वीडियो में सुन लेना सारी बातें वापस। समस्या समाधान अधिगम, और घर पे जाके रिव्यू करना। रिफ्लेक्ट याद आ गया ना? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन याद है? क्या था सेकंड स्टेप? पहला था सीई, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। दूसरा था आरओ, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तीसरा क्या था? एसी, शाबाश। और चौथा था एई। एई का पूरा नाम एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट। और तीसरा एसी का था एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, शाबाश। तो समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सोल्विंग लर्निंग। इसमें एक छोटी सी बात लिख लो ताकि चीजें बंध जाएं बिखरी हुई। ओके, है ना आला दर्जे की क्लासेस? कौन रोकेगा टॉपर बनने से? वो समझना है, एक बार वापस पढ़ोगे घर पे जाके एकदम समझ में आएगा, फिर परीक्षा में चीजें बहुत आसान रहेंगी। चलिए, तो समस्या समाधान के बारे में एक ही बात लिखनी है, लिखो यस, मैक्सिमम लेवल, ऑप्टिमल लेवल नहीं, आप लिखो यह सीखने का उच्चतम स्तर है। उच्चतम स्तर, यह सीखने का उच्चतम स्तर है जिसमें, यह सीखने का उच्चतम स्तर है जिसमें समस्या समाधान द्वारा सीखा जाता है। सीखने का उच्चतम स्तर है जिसमें समस्या समाधान द्वारा सीखा जाता है। ओके, अब देखो समस्या समाधान द्वारा हम कैसे सीख सकते हैं? जब हमें कॉन्सेप्ट का ही पता नहीं है तो हम नहीं सीख सकते। जब हमें सिद्धांत का पता नहीं है, नियम का पता नहीं है तो हम नहीं सीख सकते, क्योंकि कैसे भी प्रॉब्लम हमारे सामने प्रेजेंट की जा सकती है। इसलिए रॉबर्ट गे ने सबसे उच्चतम स्तर के सीखने को समस्या समाधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्या समाधान। परीक्षा में ध्यान रखना, इसमें से बहुत से प्रश्न आते हैं। रॉबर्ट गे ने का नाम भी नहीं आएगा, केवल इतना आएगा कि सीखने का उच्चतम स्तर कौन सा है, तो क्या बोल देंगे? समस्या समाधान। रॉबर्ट गे ने का नाम भी नहीं आएगा, पूछ लेंगे सीखने का निम्नतम स्तर कौन सा है, तो क्या बोल देंगे? संकेत अधिगम। ना रॉबर्ट गे ने का नाम आएगा, ना सीखने का स्तर पूछेंगे, केवल इतना बोल देंगे संकेत अधिगम है। 4 ऑप्शन ऐसा आया है, सुन रहे हो मेरी बात? संकेत अधिगम है। पहला ऑप्शन ट्रायल एंड एरर, दूसरा ऑप्शन ऑपरेंट कंडीशनिंग, तीसरा ऑप्शन क्लासिकल कंडीशनिंग, चौथा ऑप्शन कुछ और। तो क्या करेंगे? क्लासिकल कंडीशनिंग। बात समझ में आई? गेने की सोपानकी में सीखने का छठा चरण कौन सा है? बोलो। ओके, कॉन्सेप्ट लर्निंग। 5वां कौन सा है? बहुविभेदन अधिगम। मेरे ख्याल से ये आसानी से आपको याद रह जाएंगे। फिर भी नहीं रहे तो कोई न्यूमोनिक्स बना सकते हो आप, कोई भी न्यूमोनिक्स बना सकते हो। मैं देख रहा था किसी का एक न्यूमोनिक्स, जिसने बताया था कि सभी स्टूडेंट
कैप पहन के वैन में बैठ जाओ। इंग्लिश के पहले पहले वर्ड थे, तो ऐसा कुछ भी बनाए तो एक्स्ट्रा कुछ बनाए तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, लेकिन फिर हालांकि वो बेहतर भी रहता है, आप खुद बनाया करो। पहला क्या था? सिग्नल लर्निंग, एस ले लो। दूसरा क्या था? एसआर थ्योरी, एस ले लो। तीसरा क्या था? चेन लर्निंग, सी ले लो। चौथा क्या था? एम था ना चौथा? नहीं, वर्बल, ओके, वी ले लो। पांचवा था मल्टी, एम ले लो। छठा था, लास्ट में पीपी थे, सी ले लो। और फिर प्रिंसिपल और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इससे निमोनिक बनाया था। आप आराम से इसको घर जाके बना सकते हो। बनाना चाहो तो सभी स्टूडेंट्स वैन में बैठेंगे कैप पहन के। कैप पहननी पड़ेगी, कैप पहननी पड़ेगी, तो कैप पहननी पड़ेगी, कैप पहननी पड़ेगी। कैसे बना सकते हैं? पर वो एक अलग चीज है, वो तो आप खुद ही कर सकते हो। हमने तो दो ही अब तक न्यूमेनिक्स बना के दिए हैं। कौन कौन से? एक तो विश्वास और स्वतंत्रता के साथ हमने पहल की, फिर परिश्रम करके पहचान बनाई, तब उसकी क्या मिली? घनिष्ठता मिली, और जनन क्या हुआ? संपूर्ण हो गया। एरिक एरिक्सन के 8 स्टेज एकदम टिप्स पे। एक कौन सी थी? कोहलबर्ग वाली, दंड से आज्ञाकारिता मिली किंतु हम अहंकारी बन गए, फिर अच्छे बच्चे बनकर प्रशंसा पाई, तब सामाजिक सम्मान मिला, और अंत में जब सामाजिक समझौता किया तब विवेक नाम मिला। हमारी ये दोनों इंडिया में प्रसिद्ध हो गई, पर ऐसे आप भी बहुत से बना सकते हो। ओके, अब जल्दी से अगली बात। तो गेने की हायरार्किक लर्निंग में कोई बात आए आप कर देना, पुरानी जो चीजें उनमें ये सारी ऐड कर लेना आप। मैं भी एक थंबनेल देने वाला हूं मेरा एक वीडियो में कि मेरी उत्कर्ष की क्लासेस की कमियां अब आधार क्लासेस में पूरी करें। क्या करूं? ओके, अब जल्दी से दो बातें कौन सी? एक तो लिखो, सीखने के प्रकार गेने ने भी दिए और सीखने के प्रकार आसुबेल ने भी दिए। तो जल्दी से लिखो, सीखने के प्रकार। अगला हेडिंग, सीखने के क्या हुआ? पानी दो, कोई बात नहीं, बाद में 2 बार पढ़ोगे ना तो एकदम मजा आएगा तुमको, कोई चिंता की बात नहीं। अभी इतना ज्यादा हो जाता है, हो भी जाता है ना। सुबह 8 बजे आते हो आप, 8 बजे आते हो ना, पर कोई बात नहीं। जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे ना, आपको पता है इलेक्शन पूरे होते ही सरकार सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट तीनों की वैकेंसी जारी करने वाली है, निश्चित रूप से, क्योंकि उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो गारंटी से आपको मिलेंगे, और काफी अच्छी पोस्ट भी ये भी जुड़ रही है, अगला बजट भी जुड़ जाएगा, तो मजा आएगा। इसलिए जारी रखो मेहनत। सीखने के प्रकार, और इस बार आप लिखो डेविड आसुबेल के अनुसार। एक प्रश्न आता है, आसुबेल के अनुसार। तो सीखने के प्रकार डेविड आसुबेल ने 4 बताए। सीखने के प्रकार डेविड आसुबेल के अनुसार कितने प्रकार बताए? 4। 2 चीजें बतानी है मेरे को आज। एक तो आसुबेल ने 4 प्रकार बताए। कितने? 4। बहुत आसान है, सुने। किसका नाम याद रखोगे? डेविड आसुबेल। इनका फर्स्ट ग्रेड में आपके बहुत प्यारा सा मॉडल आएगा। बोलो कौन सा? फर्स्ट ग्रेड की क्लास आपने किसी ने नहीं पढ़ी? ये फर्स्ट ग्रेड की हमने उत्कर्ष में दी नहीं थी, हमने ऑफलाइन पढ़ाए हैं फर्स्ट ग्रेड के बैच। कमाल, मतलब बहुत मजा आता है बच्चों को जब करते हैं। डेविड आसुबेल का एक एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है। कौन सा मॉडल है? एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, जो आप टीचिंग मॉडल्स में पढ़ोगे। अग्रिम संगठक प्रतिमान, उसमें क्या होता है? उसमें बस प्रीवियस नॉलेज से प्रेजेंट नॉलेज को जोड़ने का तरीका है, बहुत खतरनाक। जैसे आपने एडगर डेल का नाम सुना है, वो पढ़ाएंगे हम आपको। एडगर डेल ने कोन ऑफ एक्सपीरियंस दिया था, ध्यान है आपको? अनुभव शंकु दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कुल 11 स्टेप्स बताए थे, और उनको मोटे तौर पे 4 भागों में बांटा था। और वो जो उनका जो अधिगम शिक्षण सहायक सामग्री को प्रेजेंट करने का जो कोण था, शंकु था, सुन रहे हो ना? उसमें उन्होंने बताया कि ऊपर से नीचे आते हैं तो फिर वो प्रभावी होता जाता है शिक्षण सहायक सामग्री। और ऊपर से नीचे सबसे ऊपर 1 नंबर पे उन्होंने रखा था अमूर्त शब्द, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। सुन रहे हो मेरी बात? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये अमूर्त शब्द है। ये क्या है? अमूर्त शब्द। 2 नंबर पे नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल, जिसमें आपका बोर्ड आता है, ठीक है। 3 नंबर पे प्रोजेक्टेड, मतलब सबसे खराब तो अमूर्त शब्द हैं। बच्चों को आप अमूर्त शब्दों से पढ़ाओगे तो ये सबसे खराब चीज है। 2 नंबर पे आप चार्ट, मॉडल, चित्र, ये जो भी हैं ये नॉन प्रोजेक्ट है, अप्रक्षेपी सामग्री बोलते हैं इनको, इनका प्रयोग करोगे तो अमूर्त शब्दों से तो बेहतर है
पर ये 2 नंबर ही है। फिर 3 नंबर प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में आप बच्चों को फिल्म स्ट्रिप दिखाएंगे, चित्र आपके प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे, सब आजकल दिखाते हैं ना, पीपीटी वगैरह दिखाएंगे, तो प्रोजेक्टिव मटेरियल है 3 नंबर पे, प्रक्षेपी सामग्री, डायोस्कोप, एपिस्कोप सब उसमें है। और फिर 4 नंबर पे है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव सबसे बेस्ट है। प्रत्यक्ष अनुभव में फील्ड ट्रिप भी है, वास्तविक वस्तु में दे दो हाथ में, या आपका वो क्या होता है, रोल प्लेइंग कर दो, है ना, सामने नाटक खेल दो, वो बच्चे खुद, या प्रयोग भी उसमें शामिल है, खुद प्रयोग करें, तो बेस्ट लर्निंग है। वो क्या है, बेस्ट लर्निंग। लेकिन सबसे खराब लर्निंग क्या होती है, अमूर्त शब्दों द्वारा सीखना। लेकिन आसुबेल ने इसमें भी कमाल कर दिया। क्यों कमाल कर दिया, उन्होंने इसको मीनिंगफुल बना दिया। जैसे मैं आपको कोई बात बता रहा हूं, शब्दों के माध्यम से बता रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है दिखाने को, आपको देने को, प्रैक्टिकली कुछ करवाने को, लेकिन मैं शब्दों में ही अगर ऐसी चीजें डाल दूं कि आपको समझ में आ जाए, तो वो भी काम का होता है। ये इन्होंने बोला था अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। इसके लिए वो जाने जाते हैं। जो मैंने आपको बोला, ये पूरा का पूरा मॉडल शॉर्ट में बताया है, तो वो आपके टीचिंग मॉडल्स में है। पर यहां हम बात करें, डेविड आसुबेल ने सीखने के 4 प्रकार बताए। कितने बताए, 4 प्रकार। पहला बताया है अभिग्रहण सीखना। क्या बताया है, जिसको बोलते हैं रिसेप्टिव लर्निंग। क्या बोलते हैं, उसमें क्या होता है, आपके सामने कोई सामग्री पेश की जाए, कोई बोलता है या कोई लिखी हुई किताब देता है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं वैसा का वैसा, उसको बोलते हैं रिसेप्टिव। क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव या अभिग्रहण बोल सकते हैं। अभिग्रहण सीखना कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां हम 2 तरीके से उसको समझ सकते हैं, 2 तरीके से उसको पढ़ते हैं। या तो ऐसे कैसे बिना समझे पढ़ लें, रट लें, या समझ समझ के उसको पढ़ लें। या जैसे मैं बोल रहा हूं ये शब्द, तो आप में से बहुत से लोग मेरे को सुन रहे हैं, तो कोई तो ऐसे कैसे सुन लेंगे, इनको क्या बोला था याद कर लेंगे, कोई समझ के इसको करेंगे। तो रटना समझना दोनों इसमें शामिल है। वैसे अलग 4 प्रकार बताए हैं, तो उस सीक्वेंस में ही हम उनको याद रखेंगे। पहला है क्या बोला मैंने अभी, अभिग्रहण सीखना, इंग्लिश में रिसेप्टिव लर्निंग। 2 नंबर पे अन्वेषणात्मक सीखना। क्या बोला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लोरेटिव लर्निंग। क्या बोलेंगे, एक्सप्लोरेटिव लर्निंग में क्या करते हैं, हम जब सीखते हैं तो खुद ही कुछ खोज करके कोई नया आइडिया, नया विचार, नई चीज लेते हैं, वो एक्सप्लोर होता है। 3 नंबर पे रटकर सीखना, रोट लर्निंग। रटकर सीखना वैसा का वैसा ही है। और 4 नंबर पे उन्होंने बताया है अर्थपूर्ण सीखना। क्या सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, जिसको बोलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। ओके, तो शिक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, यह परीक्षा में आया था, जिसको 99.99% लोगों ने गलत किया था, क्योंकि पढ़ाने वाली फैकल्टी में दम ही नहीं था। बता सकते हैं चारों में सबसे बेहतर कौन सा, अन्वेषणात्मक 1, अर्थपूर्ण सीखना 2, रटकर सीखना 3 और अभिग्रहण सीखना 4। आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है, बोलिए, अन्वेषणात्मक या अर्थपूर्ण? यस, अर्थपूर्ण उन्हीं बच्चों ने किया था जो हमसे पढ़े थे, और आरपीएस ने यही माना क्योंकि यही सही था। लिखो 4 प्रकार। डेविड आसुबेल ने कितने प्रकार बताए, 4। लिखो 1 नंबर अभिग्रहण सीखना। अभिग्रहण सीखना इंग्लिश में जरूर लिखना, रिसेप्टिव लर्निंग। दो नंबर अन्वेषणात्मक सीखना। इंग्लिश में लिखना, एक्सप्लोर करते हैं ना, एक्सप्लोरेटिव लर्निंग। तीन नंबर पे रटकर सीखना। इंग्लिश में रोट लर्निंग। चौथा अर्थपूर्ण सीखना। मीनिंगफुल लर्निंग। ये 4। ओके, डेविड आसुबेल इनका नाम है, जो हमने खराब सी राइटिंग में लिखा है, डेविड आसुबेल। आसुबेल
याद रहेगा। ये 4 प्रकार उन्होंने किस में बताए थे पता है? ये 4 प्रकार उन्होंने बताए थे, वो तो वैसे मैं बाद में कराऊंगा आपको। इनका मॉडल है एडवांस ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। ऑफ टीचिंग। इसमें बताया था। और नोट करके एक बात लिख लेना, या ऐसे लिख लो, नोट की जरूरत नहीं आपको, शॉर्ट नोट्स के मास्टर हो आप तो। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा? अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। तो आंसू बिल पे कोई प्रश्न आए इनमें से आएगा तो कर दोगे ना आप आराम से, शाबाश। ऐसा आता है आंसू बिल ने कौन सा सीखने का प्रकार नहीं बताया, तो 4 में से 3 ऑप्शन इनमें से मिलेंगे, एक कोई और दे देंगे। याद रहेगा कि नहीं? बोलो। ओके, क्या नाम है इनका? डेविड आसुबेल। डेविड आसुबेल। कितने प्रकार बताए? 4। इन्होंने एक मॉडल दिया था, उसका नाम क्या है? एडवांस ऑर्गेनाइज्ड मॉडल ऑफ टीचिंग। हिंदी में नाम अभी लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बहुत से नाम हो सकते हैं हिंदी में। अग्रिम संगठक प्रतिमान बोलते हैं इसको, उन्नत संगठक प्रतिमान बोलते हैं इसको, प्रगतिशील संगठक प्रतिमान बोलते हैं इसको, और भी हैं। पर यहां सीखने के 4 प्रकार बोलिए। पहला अभिग्रहण सीखना, दूसरा अन्वेषणात्मक सीखना, तीसरा रटकर सीखना, और चौथा अर्थपूर्ण सीखना। ध्यान देना, अभिग्रहण सीखना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिसेप्टिव लर्निंग। अन्वेषणात्मक को एक्सप्लोरेटिव लर्निंग, और रटकर सीखना को रोट लर्निंग, और अर्थपूर्ण सीखना को मीनिंगफुल लर्निंग। ऐसे बैठा करो इधर आके ताकि मेरे उसमें रहो। हाँ, 2 नंबर सीखना सही क्यों नहीं है? ये किसने बोला? सही है, पर 2 नंबर सीखना, अन्वेषणात्मक सीखना खराब नहीं है। ये मतलब ये दोनों जो है इनसे ये बेहतर है, पर ये बेस्ट नहीं है। बेस्ट इसलिए नहीं है कि साहब इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती। अन्वेषण में क्या होता है? अन्वेषण में हम चीजों की खोज करते हैं। अच्छी बात है कि खराब? अच्छी बात है। और खोज करने के बाद खुद ही कोई नियम निकालते हैं, ये अच्छी बात है कि नहीं? ये और भी अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती जिसमें हम जो भी देखें सुने उसका मीनिंग मेकिंग कर लें। मीनिंग मेकिंग इज द बेस्ट। क्योंकि मीनिंग मेकिंग क्या है? मीनिंग मेकिंग ही तो आपका परसेप्शन है, उसी से तो सब कुछ समझने का नजरिया, सब कुछ। तो एक चीज बताओ, एक तो है समझना, ठीक है ना? प्लस उसमें एक रीजन और भी है भाई। अन्वेषणात्मक सीखना जो है, आप ध्यान दें, हालांकि अन्वेषणात्मक, आपने सही सवाल पूछा मेरे को, अन्वेषणात्मक सीखना अच्छा है। सुमन ध्यान दो, बहुत से लोगों ने इसको माना था, राइट। अन्वेषणात्मक सीखना अच्छा है, पर हम अन्वेषण किसका कर सकते हैं? जो हमें आता है, जितना हमें नॉलेज है। आप कोई अन्वेषण करोगे तो आप, ऐसा तो है नहीं कोई जो मतलब कुछ भी, क्या है आपके, हिंदी, फिजिक्स, ओके, तो फिजिक्स के वो थ्योरीज है जिन पे नोबेल मिलता है, उस लेवल पे आप जा सकते हो? हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हमको जितना आता है उसी में हम कुछ नया जोड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात तो है। लेकिन मान लो हम आपको नोबेल जो प्राइज विनर है वो कोई सिद्धांत देता है, वो आपको सामने बैठ के बताना चाहें और वो आप समझ जाओ, तो बोलिए ज्यादा बेहतर कौन सा हुआ? दुनिया का पूरा नॉलेज हम ले सकते हैं, और इसमें हम इंडिविजुअल अपने को जितना आता है उतना ही कर सकते हैं। हालांकि ये खराब नहीं है, ये भी अच्छा है, पर इसको बेस्ट माना है किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानना ही तो चाहते हैं। हाँ, अगर ये बोलते हैं कि साहब साइंटिस्ट बनने के क्षेत्र में कौन सा है, तो हो सकता है इसको मान लेते हैं अपन। ओके, तो मीनिंगफुल लर्निंग आ गया, बात समझ में आ गई। एक और ध्यान रखना, अभिग्रहण सीखना क्या होता है? वापस सुन लो। अभिग्रहण रिसेप्टिव लर्निंग क्या होता है? हमारे सामने कोई सामग्री रहती है, मटेरियल रहती है, वो लिखित हो या कैसेट में हो, रिकॉर्ड हो, या कोई गुरुजी बोल रहे हैं, है ना, तो हम उसको ऐसा कैसा क्या करते हैं? ऐसा कैसा नहीं, हम उसको लेते हैं अंदर। अब इसमें 2 तरीके से लेते हैं। एक तो ऐसा कैसा, वो तो हो जाएगा रटकर,
और एक उसको समझ के लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल। तो इसका मतलब अभिग्रहण सीखना भी में ही शामिल है, अर्थपूर्ण भी, ये भी समझना आपको, ठीक है ना? यानी हम मीनिंग किसका लगाएंगे? जो कोई सुनाएगा, कोई बताएगा या कहीं पढ़ेंगे उसी का तो लगाएंगे। तो ये इससे जुड़ा हुआ है। एक्सप्लोरेटिव में क्या होगा? हम खुद खोज करेंगे और खुद कोई नई चीज उसमें इजाद कर देंगे, तो अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। रटकर सीखना खराब बात है। और ये वाला मीनिंगफुल लर्निंग तो शिक्षा के क्षेत्र में बेस्ट है। किसमें बेस्ट है? शिक्षा के क्षेत्र। एक और बात, और वो बहुत बार आती है, लगभग सब में आता है ये सवाल, लेकिन यहां भी बच्चे गलती करते हैं। वो क्या है? लिखो, हेडिंग डालो, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, सीखने के क्षेत्र। और बहुत बार आप पढ़ते हो अनुक्षेत्र शब्द, पढ़ते हो ना? तो आप बताओ मेरे को, हिंदी वाली सुमन, क्षेत्र अनुक्षेत्र में क्या क्या फर्क हुआ? क्यों अनु लगा? तो बताओ बताओ। हाँ, बाद में। ओके, कई कुछ हिंदी में ऐसे भी हैं आपके सफिक्स और प्रफिक्स जो मतलब उसको ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो क्षेत्र अनुक्षेत्र की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, डोमेन्स शब्द है इंग्लिश का, आप लिखिए डोमेन्स ऑफ लर्निंग, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अच्छे पूछ रही हो आप, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। तो मोटे तौर पे सीखने के कितने डोमेन्स? हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6। जवाब है 3, ABC, अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, सिंपल। लेकिन जब प्रश्न आता है तो फंस जाते हैं। कितने क्षेत्र है सीखने के? मुख्य क्षेत्र 3 है। लिखो, पहला है संज्ञानात्मक। देखो, इसको संज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, ज्ञानात्मक भी कह सकते हैं, ठीक है ना? संज्ञानात्मक क्षेत्र। कोग्निटिव डोमेन, दूसरा भावात्मक क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? ये इंग्लिश में मेरे को याद है, अफेक्टिव। जिसको पता था ना उसका सही हुआ था, किसी जगह ऐसा सवाल आया था। इंग्लिश में बोलेंगे अफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं, अफेक्टिव डोमेन। बस इसके नाम में ही कहानी है। और तीसरा, अब बताओ, अब तीसरा पक्ष, व्यवहार के 3 पक्ष मानते हैं ना, वही है कौन सा? क्रियात्मक। शाबाश, तीसरा क्रियात्मक पक्ष। लेकिन इसका एक और नाम जो परीक्षा में आया है हिंदी में, हाँ, और यस, गत्यात्मक के शब्द सब जुड़ेगा, मनोगत्यात्मक। तुम्हारी बात गलत नहीं है मोनिका, ब्लूम की टेक्सोनोमी भी हम पढ़ते हैं तो फिर उसको यूज करते हैं, मनोगत्यात्मक पक्ष। ये मैंने क्यों लिखवाया? इसलिए लिखवाया कि परीक्षा में इंग्लिश वाला जो शब्द आया था उसने तबाही मचाई थी, तबाही। जो हमसे नहीं पढ़े थे सब तबाह हो गए, तबाह हो बर्बाद हो गए। जानते हैं क्यों? आप जानते हो क्रियात्मक पक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, क्या? हाँ, वो तुम्हारे, वो तो शब्द याद रखना, कोनेटिव डोमेन। कौन सा शब्द? कोनेटिव। और ध्यान दें, मनोगत्यात्मक, मन को क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। मन मतलब, मन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइको। क्या बोलते हैं? और गत्यात्मक को मोटर, साइको मोटर डोमेन। सुना है आपने? तो साइको मोटर डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन तबाही मची थी। जो किताब लिखते हैं ना उनमें ही लिखो, दोनों शब्द लिखिए आप, एक ही बात होती है। फिर उससे मनोप्रेरणा और जाने क्या क्या चीजें निकली थी, पता है ना? अभी भी घूम रहे हैं पेपर में। कोनेटिव डोमेन, कोनेटिव, या फिर ये जरूर लिखना साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन। और मोनिका, इसी को व्यवहारात्मक पक्ष भी कहते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन, क्रियात्मक पक्ष कॉग्निटिव या फिर साइकोमोटर डोमेन,
ये तीनों जो शब्द है ना, इनको मैं रट लेना नहीं बोलता, कुछ लोग कहते हैं रटा देंगे सर, और उनको 5 लाख बच्चे देखते हैं। अधिगम के सिद्धांत रटा देंगे सर, इसका मतलब सर तो शुरुआत में गुनाह कर रहे हैं। रटाना तो गुनाह है, समझाते हैं हम तो। आप रटा रहे हो उसका मतलब आप तो भविष्य खराब कर रहे हो, और वो खुद ही थंबनेल बनवाते हैं, ऐसा लिख दो रटा देंगे सर, ये रट लो, रटना नहीं है। ओके, तो ये 3 जो शब्द हैं, बल्कि 4, दोनों का एक ही मतलब है, ये आप रटना नहीं, समझ लेना, ठीक है ना। इन चारों को समझ लेना बस, एक सवाल गारंटी से मिलता है। कितना आसान रहेगा अगर आपको पता है साइकोमोटर, आपको पता है कॉग्निटिव, बस इतना याद रखना है, साइकोमोटर कॉग्निटिव एक ही होता है, और कॉग्निटिव अफेक्टिव 2 और बच गए। क्या होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र, देखो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो बस। यानी सुन रहे ना, अधिगम क्या है, सीखना क्या है, सीखना बिहेवियरल चेंज है ना, रिलेटिवली परमानेंट। सीखना हमारे व्यवहार में परिवर्तन है ना, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र क्या है सीखने का, हमारे संज्ञानात्मक व्यवहार में बदलाव आएगा। किसमें बदलाव आएगा, संज्ञानात्मक व्यवहार में बदलाव आएगा। और इसमें महत्वपूर्ण होता है हमारा दिमाग और ज्ञानेंद्रियां, इसमें महत्वपूर्ण है हमारा दिमाग और ज्ञानेंद्रियां, और इसमें हमारे कल्पना, चिंतन, प्रत्यक्ष। आपको याद है मैंने आपको वो चीजें बताई थी शुरू में, संज्ञानात्मक पक्ष में 12 चीजें बताई थी, याद है, कल्पना, चिंतन, तर्क और संवेदना और स्मृति, शाबाश, और प्रत्यक्षीकरण, शाबाश, और समस्या समाधान, शाबाश, और अटेंशन, याद है, अवधान, और लैंग्वेज, भाषा, याद है, और भी बहुत सी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, कल्पना, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण क्या है, सब हम चीजों को कैसे समझते हैं, यही तो है। तो समझने का मामला हो गया, इसको बेहतर बना दिया, किस तरह से समझना है। तो ये समस्या समाधान, अवधान, अटेंशन करना, मेमोरी, इन सब में इन सब का जो संबंध है वो कॉग्निटिव डोमेन है। मतलब कॉग्निटिव डोमेन में ये सारे चीज रिलेट करेंगी। इनके बारे में जो बदलाव आते हैं या जो बेहतरी होती है, मेमोरी को बढ़ाना है, लॉजिक्स, तर्क भी इसमें शामिल है, ठीक है। भावात्मक क्षेत्र क्या है, भावात्मक क्षेत्र में हमारी जो भावनाएं हैं, जैसे प्रेम, तिरस्कार, घृणा, दुख, सुख, क्या क्या होता है, भावनाएं जानते हो ना आप सब। इनकी अभिव्यक्ति के बारे में जो चीजें हम सीखते हैं वो अफेक्टिव डोमेन में आती है। और साइकोमोटर कॉग्निटिव डोमेन में क्या आते हैं, क्या आते हैं, बोलो इसमें क्या आते हैं। हाँ, इसमें तमाम वो गामक कौशल आते हैं, लिखने से लेके सारे, ठीक है ना, खेलना, लिखना, डांस करना, ठीक, डांस करना भी तो, बोलिए डांस करना लर्निंग है कि नहीं। तो डांस करना लर्निंग किस में आएगा, क्रियात्मक में आएगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव या फिर साइकोमोटर। डांस सीखना किस में है, साइकोमोटर है। साइकिल चलाना सीखना किस में है, साइकोमोटर में है। जंप करना और खेलना वेलना ये सब किस में है, साइकोमोटर में है। हालांकि चलना, दौड़ना, भागना भी किस में आ जाएगा, साइकोमोटर में आ जाएगा। ठीक से चलना, पता है आपको, ठीक से चलना तो हर कोई है, लेकिन चलने के नंबर मिलते हैं। मिस राजस्थान चुनी जाती है तो चलने के 10 नंबर हैं। चलना आता है कि नहीं आता आपको, कैटवॉक जानते हो ना। तो दौड़ना, गोल्ड मेडल मिलता है, दौड़ते सब है, लेकिन गोल्ड मेडल के लिए दौड़ना वो सीखना है कि नहीं। कितना सीखा उन्होंने, कोच लिया, कितना करोड़ों रुपए लगाए, तब जाके सीखा ना। तो ये क्रियात्मक पक्ष है। भावात्मक पक्ष में भावनाओं की व्यक्ति के बारे में तमाम बिहेवियरल चेंजेस हैं, और इसमें कॉग्निटिव जितनी भी एबिलिटीज हैं उनके बारे में बिहेवियरल चेंजेस हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, सीखने के अनुक्षेत्र कितने, 3 बोलो। पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र, इंग्लिश में कॉग्निटिव एस्पेक्ट या डोमेन बोलो, यस, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा भावात्मक क्षेत्र, इंग्लिश में अफेक्टिव डोमेन। तीसरा क्रियात्मक का दूसरा नाम मनोगत्यात्मक, और इसका तीसरा नाम व्यवहारात्मक। लिखना ही पड़ेगा मोनिका का, इसलिए नहीं कि मोनिका ने बोला है, बल्कि इसलिए कि इसने सही बोला है। और लिख लो आप सब लोग व्यवहारात्मक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक तो कॉग्निटिव याद रखना, दूसरा साइकोमोटर डोमेन याद रखना। सवाल कल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।